कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से, जहाँ एक पैसेंजर बहुत डरा हुआ था। वो ट्रेन से उतरते ही भागने लगता है, बट उसे कुछ लोग घेर लेते हैं जो कि उसका कोई राज जानते थे। वो लोग वहाँ स्मोक बॉम्ब फेंक कर उस बंदे पर अटैक करते हैं, बट वो उसका काउंटर अपने स्किल्ड फाइटिंग स्किल से करता है। वो लोग उस पर ब्लेड से अटैक करते हैं, इसलिए वो भी अपना एक ब्लेड निकाल लेता है एंड फाइट बैक करता है। फिर वो लोग उस पर नीडल से अटैक करते हैं, बट वो अपने रिफ्लेक्स से उन्हें पकड़ लेता है और उन पर वापस फेंक देता है। स्टिल उनके नंबर्स के सामने वो कमजोर पड़ जाता है। वही उनका लीडर उसे अपने रोप से पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर वो लोग उसे स्कैन करते हैं और अपना मिशन कंप्लीट कर वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ अपना एमसी लोगन खुशी से फार्मिंग कर रहा था। कुछ देर बाद वो जब अपनी बाइक ठीक कर रहा था, तब उसका बेटा कायल उसे डराने की कोशिश करता है, बट लोगन मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि मेरे पीठ पीछे मेरी आंखें हैं। लोगन की वाइफ मारी लोगन के मुंह पर धूल देखती है। काइल कहता है कि मेरा मास्क कोनी का है, जो कि जापान के स्केरी डीमंस हैं या कहो ट्रबल मेकर्स है। लोगन कहता है कि तुम्हारा मास्क देख के वो तुम्हें अपना साथी समझ लेंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, बट काइल बहुत कॉन्फिडेंट था कि उसके ब्रेव फादर उसे बचा लेंगे। लोगन कहता है कि वो लोग बहुत बदमाश दिखते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनसे जीत पाऊंगा? जिस पर मारी कहती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा क्योंकि मैं उन्हें हराऊंगी। लोगन मजाक करते हुए कहता है कि मैं जल्दी से बाइक रिपेयर करता हूँ जिससे हम लोग यहाँ से निकल पाए। वही मारी कहती है कि टाइम पर डिनर पर आ जाना। तभी वो बाप बेटे मारी को डराते हैं। कुछ देर बाद रिपोर्टर शुरुआत वाले बंदे की न्यूज सुना रही होती है। उन्हें लग रहा था कि इसके पीछे कोई क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में मारी को चिंता होती है। तभी कायल कहता है कि ये ओनी का काम हो सकता है, बट लोगन उसे सुलाने ले जाता है। वही कायल अपनी मदर को गुड नाइट कहता है। लोगन उसे याद दिलाता है कि अगर ज्यादा बदमाशी करी तो तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट नहीं मिलेगा। कायल को सुलाने के बाद लोगन सभी सीसीटीवी चेक करता है जो कि उसने घर के पास लगाए थे। मारी उस बंदे के डेथ को देख के बहुत टेंशन में होती है। वो कहती है कि उस बंदे के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने उसे मार डाला। जिस पर लोगन कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बट मारी एक रीपर नाम के असैसिन की चिंता कर रही होती है। लोगन कहता है कि वो रीपर नहीं हो सकता क्योंकि रीपर अकेले काम करता है। फिर हम लोगन के कॉशियस नेचर को देखते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कोई भी ट्रेस पीछे नहीं छोड़ना चाहता। ये फैमिली अपनी लाइफ अच्छे से जी रही थी। वही लोगन एक अच्छा फादर होने की कोशिश कर रहा था। हाउएवर एक रात उन्हें और एक बंदे के मर्डर का पता चलता है, जिसे भी उसी तरीके से मारा गया था जैसे कि पहले वाले बंदे को मारा गया था, और इसके पीछे वही अननोन ऑर्गेनाइजेशन थी। वही ऐसे कई मर्डर सामने आ रहे थे, बट इस चीज पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी चालू थी। ये सब देख के लोगन और मारी को टेंशन होती है। फिर कायल का बर्थडे आ जाता है, जिस दिन वो खाना पकाते हैं, गाना गाते हैं और एंजॉय करते हैं। लोगन अपने बेटे के लिए गाना गाता है। वही कायल अपना केक काट कर बर्थडे प्रेजेंट ओपन करता है, जिसमें से उसे एक वीडियो गेम मिलता है। वही लोगन उसे उसके स्कैरी ओनी मास्क की जगह एक न्यू मास्क देता है। कायल कहता है कि मेरे इस न्यू मास्क की वजह से मैं अब एक बदमाश नहीं हूँ, मैं अब एक हीरो हूँ। तभी मारी उसका मास्क उतार देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा नॉर्मल फेस ही पसंद है। फिर ये प्यारी फैमिली एक दूसरे के लिए अपना प्यार दिखाते हैं। वही लोगन एंड मारी एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। उसी रात लोगन नींद से उठता है और शांति से मारी को बेड में ही रहने कहता है। लोगन नीचे जाता है जहाँ सभी ठीक दिख रहा था। तभी विंडो में कुछ अपीयर होता है और लोगन पर अटैक हो जाता है, बट लोगन उनसे स्किलफुली लड़ पा रहा था। वो एक ब्लेड चुरा के कई अटैकर्स को मार डालता है। वही एक बंदे को मारते हुए उसे कायल की आवाज आती है। एक अटैकर उस पर अटैक करता है, बट लोगन उसे इजीली निपटा देता है। वो अपने बेटे को देखने के लिए भागता है। तभी उसे एक नीडल से कोई शूट करता है। इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद लोगन हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत लगाकर सेकंड फ्लोर तक पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि कई अटैकर्स मरे पड़े हैं। बट वो ये देख के शॉक हो जाता है कि उसकी वाइफ और बेटा भी मारे जा चुके हैं। अटैकर्स का लीडर कहता है कि उसने अच्छी फाइट करी। फिर वो उसके गले में स्टैब कर देता है, जो देख के लोगन का गुस्सा फूट पड़ता है। बट तभी उसे भी कोई स्टैब कर देता है और लोगन भी मारा जाता है। वो अटैकर्स देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ रही है, मतलब किसी ने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया था
लीडर चेक करता है कि लोगन की सांस चल नहीं रही ना, जिसे उनका ये भी मिशन कंप्लीट हो जाता है और वो पुलिस आने से पहले भाग जाते हैं। पुलिस सीन पर आते हैं और इतनी अच्छी फैमिली का स्लॉटर देख शॉक हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद मरा हुआ लोगन फिर से जिंदा हो जाता है। वही उसे अपनी फैमिली के मर्डर का पल याद आता है, जो याद करके उसे उल्टी हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी बार जब लोगन उठता है तब वो हॉस्पिटल में था। लोगन को होश में देखकर नर्स जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। वही लोगन मारी का नाम लेकर बेहोश हो जाता है। फिर से लोगन उठता है, जिसे डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि तुम मिरेकली मरकर जिंदा हो गए हो। बट लोगन को वो नहीं सुनना था। वो अपने फैमिली के बारे में पूछता है, जिसे वो डॉक्टर सैडली समझाता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाए। मीनवाइल 2 FBI के लोग उसे मिलने आते हैं, जो कि उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते थे। माइक मॉरिस लोगन से अटैकर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, जिसका लोगन कुछ आंसर नहीं करता। बट उसका गुस्सा माइक को सभी चीजें एक्सप्लेन कर देता है। ये देख के कि ये क्वेश्चंस करने का सही टाइम नहीं है, इसलिए माइक अपना कार्ड बाहर रखकर वहाँ से चले जाता है। माइक उसके कॉलीग एमा को बताता है कि लोगन को अटैकर के बारे में पता है। वही वो बारी बारी उस पर नजर रखने का डिसाइड करते हैं, जिसमें एमा पहले नजर रखती है। उसी रात एमा रूफटॉप से लोगन को देखती है, जो कि याद करता है जब उसे अपने फैमिली से मिलाने ले जा रहे थे। बट लोगन व्हीलचेयर को लॉक कर देता है, क्योंकि उसे अपनी मरी हुई फैमिली को नहीं देखना था, या को उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रूफटॉप पर वो अपने फैमिली का मर्डर याद करता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने हाथ से एक नीडल निकालकर खुद को स्टैब कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी मूव करने लगती है। तभी उस पर फिर से अटैक हो जाता है। बट गुस्सा लोगन अपने गुस्से को निकालते हुए कई अटैकर्स को मार डालता है और फाइट में उन्हें ओवरपावर कर देता है। लोगन एक यूनिक जित्सु को यूज कर ब्लैक स्मोक में कहीं गायब हो जाता है और पलक झपकते ही उन सबको मार डालता है। वही एमा को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी लोगन उसे भी बेहोश कर देता है। गुस्से से भरा हुआ लोगन एक स्वॉर्ड को यूज करके कई अटैकर्स को मार डालता है। बट उनके सामने आउटनंबर्ड होने के बावजूद लोगन एलिवेटर में स्टैब करता है, क्योंकि उसके पास कोई प्लान था। वो एक मेटल पाइप लेकर उसकी शील्ड बनाता है और सभी अटैकर्स को एलिवेटर में ले जाता है। एलिवेटर में लोगन उन्हें गाजर मूली की तरह काट देता है। एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, जहाँ सभी अटैकर्स लोगन ने बनाए हुए उनके साथियों की लाशों का ढेर देखते हैं। मीनवाइल माइक एमा को कॉल कर रहा था, जो कि उसका कॉल का आंसर नहीं कर रही थी। वही वो अटैकर्स की लाशें देखता है। लोगन अटैकर्स को मारते हुए उनके लीडर से कन्फ्रंट करता है। उसे देखकर लोगन को उसके फैमिली की मेमोरीज याद आती है। इससे लोगन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर लोगन उस पर अटैक करता है, बट लीडर उसका अच्छे से काउंटर कर पा रहा था। इवन वो लोगन को गले से पकड़ लेता है, बट लोगन उसे फ्री हो जाता है एंड अपनी फाइट कंटिन्यू करता है। वही लोगन उसे इवनली मैच कर पा रहा था। उनके इतने खतरनाक फाइट के बीच में लोगन फिर से जित्सु को यूज करता है और अपने क्लोन बनाकर लीडर को स्टैब कर देता है और मौके का फायदा उठाकर लोगन फाइट का एंड कर देता है। लोगन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे और मेरे फैमिली के बारे में कैसे पता चला और वो उसकी रियल आइडेंटिटी कैसे जानता है। लोगन को टॉन्ट करते हुए लीडर बोलता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हो, बट अपना फेट नहीं। फिर लोगन अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करता है, जिसे देख के लीडर शॉक हो जाता है। वही लोगन लीडर को खत्म करके अपने फैमिली को देखने जाता है, बट अपने मरे हुए फैमिली को वो देख नहीं पाता और अपने घुटनों पर आ जाता है। लोगन अपने घर वापस आकर दीवार में एक होल करता है, जहाँ पर उसने एक बॉक्स छुपा रखा था, जिसके अंदर एक ओनी मास्क के साथ साथ कुछ वेपन्स और फोटो भी थे। वो उन फोटोज को देखकर अपने रियल आइडेंटिटीज के साथ अपने प्यारे पलों को याद करता है और अपने प्यारे घर को आग लगा देता है। वो अपने फैमिली के मेमोरीज को याद कर अपना ओनी मास्क पहन लेता है। ये आग उसके मेमोरीज को जला देती है, बट उसके गुस्से को नहीं। फिर हम एक क्लैन के एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिसकी एक स्पेशल टेक्निक थी, बट क्लैन के मेंबर्स को अपनी टेक्निक किसी और को बताना अलाउड नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। उन लोगों ने अपनी लाइफ अपनी कंट्री के लिए कुर्बान कर दी थी। वही एक टाइम पर टेररिस्ट अटैक बढ़ने लगे, इसलिए उन्होंने जापान की ज्यूरिडिक्शन को छोड़कर ग्रेटर पावर वाली अथॉरिटी के अंडर आ गए। इसलिए वो लोग अब उनके सीक्रेट आर्ट्स को फॉरेनर्स को शेयर कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि ये उन्होंने जापान की फ्यूचर के लिए किया है और जो भी इस डिसीजन को डिसोबे करता है उसे एक्साइल करके मार दिया जाएगा। वही लोगन अपने फैमिली का पल देखता है, जहाँ उसकी वाइफ उसके रियल नाम से उसे पुकारती है। वही उससे अपना बेटा भी दिखता है। इस नाइटमेयर से
उठने के बाद हीगन बेहोश हो जाता है। वही उसने उस अटैकर्स के लीडर को कैप्चर कर रखा था। तभी वह एक ओल्ड मैन आता है और कहता है कि हीगन तुम बहुत प्रॉब्लम में पड़ गए हो। जिस पर हीगन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बंदा बताता है कि उन बिलियों ने उसे बताया, पर मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। मैंने सोचा था कि हम लोग आफ्टर लाइफ में मिलेंगे। फिर वो हीगन के लिए मेडिसिन बनाने लगता है और पूछता है कि तुमने अपना डिस्गाइज ऑन क्यों नहीं किया। जिस पर हीगन बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उनके मास्किंग सिस्टम के थ्रू देखने का कोई जरिया ढूंढ लिया है, इसलिए तुम भी उसे निकाल सकते हो। अब इसका कोई भी यूज नहीं। वही वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तब तुम आधमरे हालत में होते हो। हीगन कहता है कि तुम डॉक्टर हो ना, ये ऑब्वियस नहीं है क्या। वो बंदा देखता है कि हीगन ने सीक्रेट आर्ट ऑफ स्टॉक अवेयरनेस को यूज किया है, जो कि वो हाथ से नीडल निकालने वाली मूव थी। वो उसे वार्न करता है कि फिर से उसे यूज मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। वही वो उसकी पीठ देखता है, जो देख के वो बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि हीगन के वुंड वाले स्टैब से उसे मर जाना चाहिए था। जिस पर हीगन भी अग्री करता है और कहता है कि मुझे ही क्यों जिंदा रहना चाहिए था। वो बंदा कहता है कि ये लक की बात है या कोई है जो कि तुम्हें जिंदा रख रहा है। वो उससे बताता है कि तुम्हें फुल्ली रिकवरी करने के लिए 5 से 6 दिन लग जाएंगे। हीगन कहता है कि मुझे बस हिलना है, फिर मैं उन गेस्ट से अपने आंसर्स निकाल लूंगा। वो बंदा पूछता है कि फिर उसके बाद क्या। जिस पर हीगन कहता है कि मैं उन सबको हंट करूंगा, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे। फिर वो बंदा हीगन को एक सिरिंज लगाता है जिससे हीगन बेहोश हो जाता है। हीगन उठता है तब वो अच्छे से हिल पा रहा था। वो देखता है कि उस बंदे ने कुछ सप्लाईज भी पीछे छोड़े हैं, जिसके अंदर हीगन माइक मॉरिस का कार्ड देखता है। हीगन बाहर जाकर अटैकर्स के लीडर को ब्रूटली स्टैब करने लगता है। इतना टॉर्चर के बावजूद लीडर बोलता है कि तुम इतना ही कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि निंजा अपना मुंह कभी नहीं खोलते हैं, जो चीज हीगन भी जानता था। इसलिए वो उसे कुछ देर बाद फिर से स्टैब करता है। लीडर पूछता है कि तुम प्रूव क्या करना चाहते हो, जल्दी करो और मुझे मार डालो। बट हीगन ऐसा नहीं करता और उसे कई दिनों के लिए स्टैब करते रहता है और आखिर में उसके ऊपर गैस डाल देता है। लीडर मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मुझे वो औरत याद आई, तुम्हें उसके फेस पर लुक देखना चाहिए था, वो बहुत बेस्ट था। और उस बच्चे का रिएक्शन बहुत टिपिकल फियर वाला था। बट तुम्हारी वाइफ की आंखें एंड तक एंगर और हेट्रेट से भरी हुई थी। मैंने उसे जितनी बार स्टैब किया उतनी बार वो रोई थी। हीगन एक माचिस जलाकर कहता है कि मैं उनकी आंखों को तुम्हारी मेमोरीज में जलाने वाला हूँ और तुम अब नरक में जाने वाले हो। ये बोल के वो उसे आग लगा देता है। वही FBI ऑफिस में माइक मॉरिस को इन्वेस्टिगेशन से निकाल दिया गया था। वो अपने हायर अप से पूछता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, हम ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकते कि कुछ हुआ ही नहीं है। वही वो याद करता है कि जब वो एमा को लेने गया था, मॉरिस का बॉस कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं कि वो खून किसका था, ना ही कि वहाँ कोई सर्वेलेंस फुटेज है जिससे हम जान पाए कि वहाँ क्या हुआ। रिगार्डलेस हमें डायरेक्ट टॉप से ऑर्डर आया है, इसलिए अब से इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व मत होना। वही वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम रिटायर होने से पहले टर्मिनेट हो जाओ, तुम कहीं बैठ जाओ और दूसरा केस पकड़ लो। बट माइक कहता है कि एमा का क्या, उसने लोगन पर अटैक कर रहे हैं असैसिन्स के ग्रुप को देखा है। जिस पर वो बॉस कहता है कि तुम श्योर हो, जाओ उससे जाकर फिर से पूछो। माइक गुस्से में एमा से पूछने जाता है, जहाँ एमा भी ये केस कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर इस केस को दबाने लगे थे और ये अभी तक मिस्ट्री है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए जरा चिल करो। वो बताती है कि तुमने मुझे इस बंदे पर रिसर्च करने बोली थी, तो उसकी पूरी फैमिली एलियसेस है और उनके नाम ये रियल नाम नहीं है जैसे कि प्रीवियस विक्टिम्स के थे। इससे माइक कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हीगन मारी की बात याद करता है और अपनी बाइक पर अपने फैमिली के मर्डरर्स का क्लू ढूंढने लगता है। बट कई सारे एबेंडेंड प्लेसेस और डोजोस देखने के बाद भी उसे कुछ क्लू नहीं मिलता। ऐसे ही उसकी खोज कुछ दिनों के लिए चालू रहती है, बट आखिर में वो थक कर एक बार में बैठ जाता है जहाँ कुछ पुलिस वाले वसूली करने आए थे। उनमें से एक मोटा पुलिस ऑफिसर हीगन से पूछता है कि तुम्हारी बाइक चोरी की है ना, चलो मुझे अपना लाइसेंस दिखाओ। बट हीगन उसे इग्नोर कर देता है, जिससे पुलिस ऑफिसर गुस्सा हो जाता है। बट हीगन उसे इजीली नॉकआउट कर देता है एंड पैसे वहां रख कर वहां से जाने लगता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर भी उस पर अटैक करने जाता है, बट हीगन उसे अपने पंच के फोर्स से ही उड़ा देता है। हीगन अपने बाइक पर बैठकर पुलिस की कार देखता है और माइक मॉरिस को याद करता है। अगले दिन FBI ऑफिस में माइक एमा को VR खेलने के लिए डांट लगाता है। इस एरा में VR औजा नाम के कंपनी की वजह से बहुत ग्रो हो रहा है। तभी माइक को एक अननोन नंबर
नंबर से कॉल आता है जो कि और किसी का नहीं हीगन का था। माइक जल्दी से एमा को लोकेशन ट्रैक करने कहता है। वही माइक हीगन से बात करता है और पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर हीगन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो चलो बात करते हैं। माइक कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ, हम अभी भी तो बात ही कर रहे हैं। वही हीगन अपना फोन तोड़ देता है और माइक से कहता है कि मुझे ट्रैक मत करो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। माइक इसके लिए माफी मांगता है और पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर हीगन उसे मिलने की लोकेशन डिसाइड करने कहता है, जिसके लिए माइक एक चाइनीज रेस्टोरेंट डिसाइड करता है और कहता है कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। वही एमा को हीगन की लोकेशन फिर से नहीं मिलती। हीगन अपने दिए हुए लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। वही रास्ते में हम औजा के एड्स देखते हैं। औजा एक कंपनी क्रैडल से लेकर ग्रेव तक हर प्रकार की टेक्नोलॉजी बनाते हैं। मीनवाइल हीगन टॉप रूफ पर जाकर सभी सिचुएशंस देखता है एंड सभी चीजें चेक करने लगता है। दूसरी तरफ माइक रेस्टोरेंट के ओनर के साथ बात कर रहा था, तभी वहाँ हीगन आता है, जिससे माइक कहता है कि मुझे लगा था कि तुम रूफ से गिरकर मर गए हो, मुझे अपना फेस दिखाओ, मैं जानना चाहता हूँ तुम रियल वाले हो। जिस पर हीगन उसे उसका दिया हुआ कार्ड दिखाता है, बट माइक इससे सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए हीगन वापस जाने लगता है। बट माइक के कहने पर वो रुक जाता है। फिर हीगन सीरियस होकर अपने फैमिली के मर्डरर्स के पीछे का क्लू मांगता है, जिसके लिए माइक रेडी हो जाता है, बट उसे कोऑपरेट करना होगा। फिर माइक पागलों जैसे हीगन पर गन तान देता है, क्योंकि उसे उसके साथ काम नहीं करना था। माइक उससे हॉस्पिटल के रूफ पर क्या हुआ ये पूछने लगता है, बट सडनली वहाँ औजा ईट्स का कुरियर बॉय ऑर्डर लेने आता है। वही माइक अपनी क्वेश्चन को कंटिन्यू करता है, तभी और एक कुरियर बॉय वहाँ आता है और अपना ऑर्डर लेके चले जाता है। फिर माइक हीगन को अरेस्ट करने के लिए उसके पास जाता है, तभी वहाँ और एक बंदा आता है। माइक को लगता है कि वो भी कुरियर बॉय होगा, बट वो बंदा हीगन पर अटैक कर देता है, जिसको हीगन एक स्टूल से काउंटर करता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। वही माइक इसमें यूजफुल होना चाहता था, बट वो अटैकर माइक के बुलेट्स को डॉच करके उस पर अटैक कर देता है। वही सही टाइम पर हीगन माइक को बचा लेता है। वही वो बंदा अपने टैग की मदद से और 2 लिम्स निकाल लेता है और हीगन से फाइट करने लगता है, बट हीगन अपने स्मोक जुत्सु को यूज कर उसके टैग को हरा देता है। तभी वह और एक बंदा आता है और वो दोनों मिलकर हीगन से लड़ने लगते हैं। वही फाइट के बीच हीगन माइक को फिर से बचाता है। हीगन अपने स्वॉर्ड्स में आग लगाता है और उनसे फियर्स बैटल करने लगता है। वो गैस पीकर उन पर फायर शूट करता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो उन दोनों को मार डालता है। माइक कहता है कि क्या हो रहा है और तुम कौन हो, जिस पर हीगन कहता है कि पीकिंग डक। माइक पूछता है कि हॉस्पिटल में जो बंदा था वो कहाँ है। फिर हीगन उसे फेस चेंज करके बताता है कि मैं एक निंजा हूँ, वैसे ही जैसे ये लोग। ये सब सुनकर माइक बहुत शॉक हो जाता है। तभी उन पर अचानक से फायरिंग होने लगती है। वो दोनों देखते हैं कि कुछ लोग उन पर बंदूका लॉन्च करने वाले हैं, बट वो दोनों सही टाइम पर कर में चले जाते हैं। जब पूरा धुआं हटता है तब माइक देखता है कि हीगन कहीं गायब हो गया है और ये वेपन ने मेरे बॉडी आर्मर को बटर की तरह काट दिया है, जबकि इस पर एक खरोच तक नहीं आई। ये क्या एलियन चीज है, ऐसी चीज अर्थ पर कौन ही बना सकता है। वही हीगन और माइक औजा की एड देखते हैं जो कि हर तरीके के टेक को बनाते हैं। वही जाई नाम का एक बंदा किसी मास्टर को बताता है कि हीगन अभी भी जिंदा है और ये मास्टर हीगन के फैमिली के मर्डर के टाइम भी वही था। दूसरी तरफ कोई कुछ बॉडीगार्ड्स को मार रहा होता है जो कि एक गंजे बंदे को बचा रहे थे। वो गंजा बंदा गॉड को प्रे करने लगता है कि हमें उस डीमन से बचाओ, बट कोई तो उन सबको मार डालता है और उनकी कार को आग लग जाती है। इस सब के पीछे एक अगली लुकिंग निंजा था। वो अपने फोन में हीगन की फोटो देखता है जो कि उसका नेक्स्ट टारगेट है। कुछ देर बाद वो मास्टर उसके पास आता है जिसका नाम यामाजी है। वो निंजा यामाजी से कहता है कि मेरा पिछला मिशन बहुत इजी था, या कहो बच्चों का खेल था, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, इसलिए नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसा काम मत देना। जिस पर मास्टर यामाजी कहते हैं कि तुम मेरी स्वॉर्ड हो और स्वॉर्ड की खुद की कोई भी विल नहीं होती। वो निंजा कहता है कि हम पहले जैसे निंजास जैसे नहीं है जो कि कसम खाते थे और किसी सीक्रेट कोड को फॉलो करते थे, ये सब आउटडेटेड हो गया है। इस पर यामाजी कहता है कि जिन निंजास ने हमें डिसोबे किया है वो हमारे एनिमीज हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी सीक्रेट आर्ट्स के बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए उन सबको जल्दी से मार डालो। फिर वो उसे हीगन के बारे में बताने लगता है। हीगन जापान की हिस्ट्री के सबसे
सबसे एलाइट निंजास में से एक है। उसने काउंटलेस टेक्निक्स को मास्टर किया है। जब बारी अपने टारगेट्स को एलिमिनेट करने की आती है तभी गन जरा से भी रहम नहीं करता। ये सब सुनकर वो निंजा बहुत खुश हो जाता है। यामाजी बताता है कि हमने उसे पहले भी मारा है, जहाँ पर डॉक्टर्स ने भी उसे मरा हुआ अनाउंस कर दिया था। स्टिल वो अभी भी जिंदा है। हमें लगता है कि उसने अपने सीक्रेट आर्ट्स को यूज किया है। जिस पर वो निंजा कहता है कि सीक्रेट आर्ट्स जो कि ओल्ड निंजास यूज किया करते थे, ये कितना एक्साइटिंग है। यामाजी कहता है कि हमें नेक्स्ट टाइम हिगान को जिंदा नहीं छोड़ना है और उसके सीक्रेट आर्ट्स का भी पता लगाना है। जिस पर वो निंजा कहता है कि मेरे पास और भी क्विक सोल्यूशन है, मैं उसे मारूंगा तब वो मेरे पैर पकड़कर भीख मांगेगा। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो यामाजी से रीपर नाम के निंजा के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ जाई नाम का एक निंजा अपने मास्टर को मारने आया होता है। उसका मास्टर कहता है कि बिना प्राइड के अपने स्वॉर्ड को दिखाना ये वायलेंस है और ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। तुमने कितने एक्साइल्ड निंजास या कहो अपने फॉर्मर कॉमरेड्स को मारा है। ये ऑर्गेनाइजेशन अंदर तक करप्ट है। तुम सब एक्साइल्ड निंजास को इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुम उनसे डरते हो। जो निंजास अभी भी खुद पर प्राइड फील करते हैं और पुराने तरीकों से जीते हैं, तुम जैसे लोग उन्हें कभी भी नहीं मार पाओगे। इसलिए तुम हीगान को मारने में फेल हो गए और ये बात जब सभी एक्साइल्ड निंजास को पता चलेगी तब वो भी मेरी तरह तुम्हारे अगेंस्ट खड़े रहेंगे। और ये मत भूलना कि तुम्हें स्वॉर्ड चलाना मैंने ही सिखाया है। ये बोल के वो जाई पर अपने सीक्रेट आर्ट्स को यूज कर अटैक कर देता है और कहता है कि मेरे सीक्रेट आर्ट फ्लाइंग स्वेलो से खुद को डिफेंड करना ये इम्पॉसिबल है। बट उसके अटैक को जाई ने डॉज कर लिया होता है। मास्टर कहता है कि अगली बार तुम इसे डॉज नहीं कर पाओगे। तभी वो जाई के हाथ में कोई भी स्वॉर्ड नहीं देखता और उससे पूछता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड कहाँ है, जो कि उसके खुद के ही पेट के अंदर थी। मास्टर जमीन पर गिरकर कहता है कि मैं अब नरक में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगा। मीनवाइल वो निंजा कहता है कि रीपर भी हीगन को मारने के लिए उतावला हो रहा होगा। जिस पर यामाजी कहता है कि इसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही रीपर को हीगन से फाइट करने के लिए मना कर दिया है। वही FBI ऑफिस में माइक को पता चलता है कि जिस रेस्टोरेंट में वो हीगन से मिलने गया था, FBI ने उस रेस्टोरेंट के ओनर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया है और उस रेस्टोरेंट पर अटैक माफिया के राइवल गैंग ने किया था। बट माइक समझ जाता है कि FBI इस केस को दबाना चाहती है। तभी वह माइक का बॉस भी आ जाता है। माइक का बॉस उसे बाहर ले जाकर समझाने लगता है कि तुम इस मामले में मत पड़ो और अपने रिटायरमेंट पर फोकस करो। तुम पूरे दिन फिशिंग कर सकते हो या दिन भर विस्की पी सकते हो। जिस पर माइक कहता है कि मुझे विस्की की जगह जापानीज शेक चलेगा। जो सुनकर बॉस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें और फिशिंग रॉड भेजूंगा। जिस पर माइक गेस करता है कि वो रॉड ओजा की ही होगी। जो सुनकर बॉस कुछ नहीं बोलता। फिर हमें पता चलता है कि बॉस उसका एक्स पार्टनर था। वो माइक को रिटायरमेंट तक छुट्टी लेने कहता है और वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ ईगान अपने वेपन्स को ठीक कर रहा होता है, जहाँ उसे अपने फैमिली का फ्लैशबैक दिखने लगता है, जिसकी वजह से उसे फिर से उल्टी हो जाती है। तभी वहाँ माइक कुछ सप्लाईज लेकर आता है। माइक कहता है कि मैंने डैमेज की भरपाई करने का बोला था, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे पूरे रेस्टोरेंट की भरपाई करनी पड़ेगी। बट मुझे उस ओल्ड मैन के लिए बुरा लग रहा है, वो फालतू में इसमें लपेटा गया। हमें बाद में उसके बारे में कुछ करना होगा। फिर माइक हीगन को बताता है कि जिस निंजा ने हम पर रेस्टोरेंट में अटैक किया था, उस निंजा का वेपन एक स्पेशल अलॉय से बनाया गया है, जो कि ओजा का पेटेंट है। इस ओजा कंपनी का और इन निंजास का कुछ तो कनेक्शन है, यहाँ तक कि FBI भी ओजा के अंडर आ गई है। जिस पर हीगन कहता है कि उन्होंने मेरे फैमिली को मारा, अब मैं उन्हें एक एक करके ढूंढ कर मार डालूंगा। माइक उसे क्लियर करता है कि तुम्हारा हो जाने के बाद मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा, बट लोगों को क्रिमिनल से बचाना, इसके लिए ही मैंने साइन किया है और यही मेरी ड्यूटी है। फिर हीगन माइक को ड्रिंक देता है और कहता है कि निंजास में ऐसे ही अलायंस बनाया जाता है। जिस पर माइक कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे जैसे पागल के साथ काम कर रहा हूँ। ये बोल के वो ड्रिंक पीता है, बट उसके अंदर अल्कोहल की जगह एनर्जी ड्रिंक थी, जो कि हीगन को पसंद है। फिर माइक बताता है कि हमारे पास अब ओजा की लीड है और मैं किसी को जानता हूँ जो कि उसके बारे में कुछ जानता है। तभी वहाँ कोई आता है, जो कि और कोई नहीं पीकिंग डक था। कुछ देर बाद उन दोनों से मिलने एमा आती है, जो कि बहुत लेट हो गई थी, इसलिए माइक उसे डांट लगाता है। एमा बताती है कि वो जो कार लाई थी उसकी वजह से उसे देर हो गई। उसकी कार को देख के माइक कहता
कहता है कि ये एक कचरा कार है, जो सुनकर एमा गुस्सा हो जाती है और उसे उसकी कार दिखाती है जो कि रियल में कटारा थी। उनकी बातें सुन हीगन एमा की कार की डिटेल्स बताने लगता है, जिससे एमा बहुत इम्प्रेस होती है। वही माइक ने हीगन के बारे में एमा को सब कुछ बता दिया था, इसलिए एमा उसे क्वेश्चंस करने लगती है, जिससे हीगन गुस्सा हो जाता है। बट माइक कहता है कि चिंता मत करो, ये हमारे ही साथ है। फिर वो दोनों एमा की कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर एमा ने एक सुपर कंप्यूटर सेटअप कर रखा था, जहाँ वो कहीं भी बैठकर किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। एमा बताती है कि उसने ओजा के ऊपर कुछ रिसर्च की है। ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि बहुत सारी टेक फील्ड में काम करती है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, मिलिट्री वेपन्स, क्लियर एनर्जी, एंटरटेनमेंट और भी बहुत कुछ। ये कंपनी हर देश में फैली हुई है, बट जिस स्पीड से उन्होंने ये सब किया ये थोड़ा अजीब है। उनके प्रोडक्ट सभी देशों में फैले हुए हैं। उनके राइवलिंग में जो भी कंपनीज थी, उनके सीईओस और रिपोर्टर्स जो कि ओजा की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो सभी मिस्टीरियसली मारे गए। फिर वो बताती है कि यूरोप का एक पॉलिटिशियन था जिसने अपने देश में सभी आउटर कंपनीज को बैन लगा दिया था। ऐसा करने के एक हफ्ते बाद ही उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। उसके मरने के बाद उसका सक्सेसर उसके बिल्कुल उल्टा करता है। उसने सभी आउटर कंपनीज को अपने देश में अलाउ कर दिया था, जिसमें ओजा भी शामिल थी। मुझे लगता है कि इसके पीछे निंजास ही है। माइक देखता है कि ओजा और निंजास मिलकर काम कर रहे हैं, यानी हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। फिर एमा उन्हें ओजा के ऑफिस के बारे में बताने लगती है कि ओजा कंपनी ने अपनी खुद की एक सिटी बना रखी है, जिसके अंदर उनका हेडक्वार्टर्स है और इस सिटी को सिर्फ ओजा कंपनी ही चलाती है। वो उन्हें और भी चीजें बता रही होती है, तभी उन पर अटैक हो जाता है। बट हीगन वो डॉज करके एमा को कार भगाने कहता है। फिर हीगन अपने सीक्रेट आर्ट्स यूज कर उसकी लोकेशन ढूंढ लेता है। तभी उन्हें एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिसमें हीगन के अलावा एमा और माइक दोनों बेहोश हो जाते हैं। वही एक निंजा हीगन पर अटैक कर देता है, बट हीगन उसके अटैक्स को डॉज करके उससे लड़ने लगता है, जिसमें वो निंजा अपने टैग की मदद से हीगन पर भारी पड़ रहा था। बट हीगन अपने स्मोक जित्सु को यूज कर उससे लड़ने लगता है, बट स्टिल वो निंजा उसे ओवर पावर कर रहा था। वो हीगन पर मिसाइल से अटैक करता है, बट हीगन उन मिसाइल्स को डॉज करके उस निंजा को मार डालता है और उसके बॉडी से कैमरा निकालकर उसे नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ ये देख के वो निंजा बहुत खुश हो जाता है। वही सीन पर पुलिस भी आ जाती है। तभी हीगन को किसी बंदे का कॉल आता है। दूसरी तरफ ओजा का सीईओ अपने साइंटिस्ट के साथ एक नए रिएक्टर की टेस्टिंग देख रहा होता है, जो कि 2.2 मिलियन किलोवाट्स की पावर पर सेकंड प्रोड्यूस करता है। वही साइंटिस्ट बताते हैं कि उनका वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम भी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। इससे सीईओ बहुत खुश होता है और अपने साइंटिस्ट को कांग्रेचुलेट कर वहां से जाने लगता है। वो अपने ऑफिस में जाकर देखता है कि यामाजी उसका इंतजार कर रहा है। वो यामाजी को सजेस्ट करता है कि हम डिनर करते हुए बात कर लेते हैं, बट तुम डायरेक्टली यहाँ आ गए। ये देख के लगता है कि बात अर्जेंट होगी। यामाजी उसे रेस्टोरेंट पर अटैक कर रहे अटैकर्स की फोटो दिखाता है, जिस पर सीईओ कहता है कि मैंने इन्हें बस हमारे वेपन्स को फील्ड टेस्ट करने के लिए भेजा था। मैं बस जानना चाहता था कि मेरे वेपन्स निंजा के सामने कैसे परफॉर्म करते हैं। वैसे भी वो निंजा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, इसलिए मैंने एक एक्स निंजा को टारगेट किया। जिस पर यामाजी उसे गुस्से में देखता है, जिसे डर कर सीईओ कहता है कि नेक्स्ट टाइम से मैं इसका ख्याल रखूंगा और कुछ भी करने से पहले तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर यामाजी वहां से जाने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों पार्टनर्स हैं, यानी माइक की बात सच निकली। ओजा और निंजास मिलकर काम कर रहे हैं। वही यामाजी कहता है कि ऐसा स्टंट फिर से मत करना। वो बंदा कहता है कि हीगन अब हम फाइनली बात कर सकते हैं और चिंता मत करो, इस कॉल को कोई भी टैप नहीं कर सकता। हीगन पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें ये मैं अभी नहीं बता सकता। तुम ओजा सिटी की तरफ जा रहे हो ना, वो पूरी जगह मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम से प्रोटेक्टेड है और तुम अकेले वहाँ नहीं घूम सकते हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हीगन कहता है कि जो इंसान खुद की असली आवाज के साथ बात नहीं कर सकता, मैं उस पर कैसे भरोसा करूं? जिस पर वो बंदा कहता है कि दूसरों के बारे में सब कुछ जान लेना और खुद के बारे में कुछ भी रिवील ना करना, यही एक असली निंजा की खूबी है। ये सुनकर हीगन शॉक हो जाता है, क्योंकि वो वर्ड्स निंजा पोएम में था। ये सुनकर हीगन समझ जाता है कि ये भी एक एक्साइल्ड निंजा है। वो बंदा कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है तो मेरी भेजी हुई लोकेशन पर वेट करो। अब मुझ पर भरोसा करना है या नहीं करना, ये
तुम्हारी मर्जी। कुछ देर बाद माइक अपनी बेटी की ड्राइंग देखता है और याद करता है जब वो एक इन्वेस्टिगेशन पर था और उसकी वाइफ उसे बार बार कॉल कर रही थी, बट वो उसका कॉल ना उठाकर अपने इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करता है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने कार से उड़ा दिया है, जिससे उसकी डेथ हो गई है। वही माइक एक FBI ऑफिसर होने के बावजूद वो अपने फैमिली को नहीं बचा सका, इसलिए उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। माइक अपने फैमिली के बारे में सोच ही रहा था, तभी वहाँ हीगन आता है और उसे उस बंदे के कॉल के बारे में बताता है। माइक पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी ही तरह एक एक्साइल्ड निंजा है, जिस पर हीगन बताता है कि उस बंदे को वो पोएम पता है जो कि सिर्फ पुराने निंजास को ही पता है, और जब हम इस कंट्री में आए तब उसके बारे में किसी को नहीं पता था। वही एमा भी कंफर्म करती है कि उस मिस्टीरियस बंदे की इंफॉर्मेशन करेक्ट है। औजा की सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ना बहुत मुश्किल है, या कहो नामुमकिन है। तभी माइक पूछता है कि क्या होगा अगर ये सब ट्रैप हुआ तो, जिस पर हीगन कहता है कि फिर मैं सबको मार डालूंगा। माइक कहता है कि क्या तुमने वो बात जोर से बोली, ये बात मत भूलना कि हमारी अलायंस सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है। फिर माइक एमा से कहता है कि हम औजा सिटी में कैसे जाएंगे। वही माइक को अपने बॉस के आखिरी बात से पता चलता है कि उनकी नजरें उन पर ही है, इसलिए एमा उन्हें हार मानने कहती है। बट माइक के कहने पर वो बताती है कि डार्क वेब पर एक कम्युनिटी है जो कि ओजा के हर एक मूव पर नजर बनाए रखे हुए हैं। इन लोगों का मानना है कि ओजा अपने टेक से पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए वो लोग मास डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन बना रहे हैं। और मुझे इनके साइड एडमिन का एड्रेस भी पता चल गया है, जो कि प्रोक्लेम करता है कि वो ओजा का फॉर्मर रिसर्चर है, लेकिन ये हमारी लोकेशन से बहुत दूर रहता है। जिस पर माइक कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर अकेले जाऊंगा और ये काम मेरे जैसे बूढ़ों के लिए है जिनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। बट एमा कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम लोग ओजा के डर्टी सीक्रेट्स को पता लगाने वाले हैं और थोड़े लक से हमें उनका कटिंग एज डाटा भी मिल सकता है, जो कि हजारों का है, नहीं करोड़ों का है। मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। फिर हीगन उन्हें अलर्ट रहने कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी माइक हीगन से पूछता है कि क्या तुम्हारी वाइफ को पता था कि तुम एक निंजा हो, जिस पर हीगन बताता है कि मेरी वाइफ भी एक निंजा थी। हम निंजा से एक दूसरे के साथ फैमिली नहीं बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ ज्यादा अटैच भी नहीं हो सकते हैं, यही कोड है और हम लोगों ने इसी कोड को तोड़ा है। वही माइक देखता है कि वो हीगन के बिल्कुल ऑपोजिट है, जहाँ उसने अपने ड्यूटी के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया, जबकि हीगन ने अपनी फैमिली के लिए अपनी ड्यूटी छोड़ दी। दूसरी तरफ ओजा सिटी में CEO हीगन से बहुत इम्प्रेस होता है, क्योंकि उन्होंने उसे मारने के लिए जो निंजा भेजा था वो एक आर्मी प्लेटून के बराबर था, बट स्टिल हीगन ने उसे इजीली हरा दिया। वही वो लोग हीगन को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं, जिसमें वो अगली निंजा बकबक कर रहा था, इसलिए यामाजी उसे अपनी टेलीकिनेसिस से शांत करता है और कहता है कि हमें हीगन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसलिए प्लान वही रहेगा। हमें उसे मारने के लिए उसकी टेक्निक कैसे काम करती है ये जानना होगा। वही CEO कहता है कि उसके दोस्त का क्या फिर, जिस पर यामाजी कहता है कि वो हमारे सामने पावरलेस है, अगर वो इशू बनता है तो हम उसे मरवा देंगे। कुछ देर बाद CEO अपनी सेक्रेटरी डीली से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो निंजा कितने दूर तक जा पाएगा, जिस पर डीली कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। CEO कहता है कि नहीं, मैं बस बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बस उसका ज्यादा से ज्यादा डाटा चाहिए जिससे मैं उसके जैसा एक रोबोट बना सकूं। मैं होप करता हूँ कि वो जल्दी ना मरे। मीनवाइल जाई यामाजी से कहता है कि आप बस बोलो और मैं उसे मार डालूंगा, बट यामाजी कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, मैं दूसरों को उसके पीछे भेजूंगा, हम उससे अपने सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए फोर्स करेंगे। वही हमें निंजास के कोड के बारे में पता चलता है। निंजा कोड उन्हें प्रोटेक्ट करता है एंड उन्हें जिंदा भी रखता है, इसलिए कोड से ही मरना उनकी डेस्टिनी है। उनका पहला कोड है कि निंजास का सीक्रेट कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए। दूसरा है कि निंजास को कभी भी एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। तीसरा, निंजास का मिशन उनकी लाइफ से बढ़कर है। फिर हम देखते हैं कि 3 निंजास कुछ लोगों को मारकर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। कुछ देर बाद उनके मास्टर उन्हें निंजा नेम देते हैं और उसके बाद उन्हें आप अपनी सीक्रेट टेक्निक भी देते हैं। मास्टर कहते हैं कि ये टेक्निक तुम्हें अपने पास ही रखनी है और दूसरों को कभी भी रिवील नहीं करनी। अब तुम जिस मिशन पर जाने वाले हो वो बहुत डेंजर है, हावेवर तुम तीनों की स्किल्स और स्ट्रेंथ को हमारे क्लैन में कोई भी मैच नहीं कर सकता और मुझे भरोसा है कि तुम तीनों में से कोई एक हमारे विलेज को फ्यूचर में लीड करेगा।
फिर वो तीनों शेक पीने का सोचते हैं। जहाँ हीगन मजाक में कहता है कि जाई गलती से तुम अपनी सीक्रेट टेक्निक रिवील मत कर देना, जिस पर जाई कहता है कि नहीं, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, क्या पता हमें फ्यूचर में एक दूसरे के साथ लड़ना पड़े। फिर वो कहता है कि हमने जो बॉन्ड्स बनाए हैं वो खून से भी थिकर है, हमें पता नहीं कि हमारी मौत कब आ जाएगी, ये हमारी शेयर की हुई एक्सपीरियंस का प्रूफ है और हमारे कन्वर्सेशन का और पैक्ट का भी। मारी पूछती है कि कौन सा पैक्ट? जाई कहता है कि जो भी जरूरी है उसे करने के लिए हम लोग अपनी जान एक साथ दांव पर लगा देंगे। ऐसा बोलकर वो सभी शेक पीते हैं। फिर मारियन हीगन अपने नेक्स्ट मिशन पर जाते हैं, जहाँ अपने टारगेट को एलिमिनेट करते हुए मारी को गोली लग जाती है। वही मारी को बचाने के लिए हीगन मिशन को छोड़कर नदी में कूद जाता है। फिर हीगन बेहोश मारी को सीपीआर देकर होश में लाता है और मारी के लिए मेडिसिन बनाने लगता है। मारी कहती है कि मिशन को पूरा करो, बट हीगन उसे छोड़कर जाने के लिए मना कर देता है, इसलिए मारी खुद को खत्म करने जाती है। बट सही टाइम पर हीगन उसे रोक लेता है। मारी उसे समझाती है कि ऐसे चलते रहा तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा, याद करो हमें अपने साथियों के साथ अटैच नहीं होना। जिस पर हीगन कहता है कि जिस दिन मैं तुम्हें मिला उस दिन ही मैंने कोड तोड़ दिया था। हीगन उसे अपना प्यार कन्फेस करता है और वो दोनों रात भर मचाते हैं। कुछ देर बाद जाई जब उन्हें ढूंढने आता है तब उसे पता चलता है कि उन दोनों ने कोड को तोड़ दिया है। वही जाई के पास अभी भी उसका शेक कप होता है। अगले दिन माइक ओजा के फॉर्मर रिसर्चर से मिलने जा रहा होता है, तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है जो बताता है कि तुम्हें कोई भी काम नहीं दिया जाएगा और तुम्हारी पार्टनर एमा को किसी दूसरे केस में असाइन किया गया है। इसलिए माइक एमा से आखिरी बार मिलने जाता है, जहाँ एमा माइक को खाना खाने चलने कहती है, जिसके लिए माइक रेडी हो जाता है। एक कैफे में एमा माइक को उस रिसर्चर की फोटो दिखाती है और कहती है कि ये ओल्ड फोटो है, हो सकता है कि वो अपना डिस्गाइज बदल कर रह रहा हो। जिस पर माइक कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसे पहचान लूंगा। मीनवाइल हीगन उस बंदे ने बताया हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है। तभी हीगन को उस बंदे का कॉल आता है। वो बंदा कहता है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया। फिर वो हीगन को सिटी की सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में समझाने लगता है कि ओजा सिटी में चारों तरफ सिक्योरिटी ड्रोन्स हैं और सिटी के चारों ओर सेंसर्स लगे हुए हैं और ये सेंसर सिटी में घुसने वाले हर बंदे को चेक करते हैं। अगर कोई भी अनइनवाइटेड सिटी में घुस जाता है तो ड्रोन्स उस पर ओपन फायर कर देते हैं। इसके अलावा सिटी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर भी लगा हुआ है जो कि सिर्फ बारिश और हवा को अंदर आने देता है। ये लोग अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को यूज कर सेंसर्स को मेंटेन करते हैं और तुम सिटी के अंदर यही से जाओगे। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा जहाँ से तुम्हें अंदर घुसना है। इसके अलावा मैं तुम्हें एक शॉर्ट मैप भी दूंगा। फैसिलिटी के अंदर बहुत सारे सीसीटीवी और लेजर ट्रैप्स भी लगे हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं जो कि हर सेक्शंस में पेट्रोलिंग करते हैं। तुम्हें सबसे बचकर बिना लड़े फैसिलिटी के अंदर घुसना होगा। उसके बाद तुम्हारे सामने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर आएगा। मैं उसे 5 सेकंड के लिए खोल सकता हूँ। अगर उससे ज्यादा किया तो अलार्म बजने लगेगा। हम लोग सूरज डूबते ही शुरू करेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड और एक चांस होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? जिस पर हीगन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हीगन अपना मास्क पहनकर रेडी हो जाता है। तभी वो बंदा हीगन से कहता है कि मैंने सभी सीसीटीवी हैक कर ली है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट है, फिर उन लोगों को पता लग जाएगा। वही हीगन अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घुस जाता है जहाँ वो बंदा हीगन को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उन्हें फॉलो करते हुए हीगन आगे बढ़ता है। वही एक लेजर को हीगन का पसीना टच हो जाता है जिससे अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से हीगन के सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। बट वो बंदा कहता है कि रुको मत और चलते रहो, जो सुनकर हीगन सभी सोल्जर्स को मार डालता है। फिर उसके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर आता है जिसे वो बंदा 5 सेकंड के लिए बंद कर देता है। बट उसके बैरियर को क्रॉस करने से पहले उसके सामने जाई आ जाता है। एंड दैट्स इट फॉर डे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।